अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो पिछली क्लास के अंदर हमने फाइनेंशियल मार्केट का जो सबक है वो शुरू भी किया था और वो सबक हमारा चल रहा है। उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको बतानी है, वो क्या है। तो अब आपको मैंने बताया, देखो भाई, दो टाइप की मार्केट होती हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है जी। कुछ जगहों पर से हमारी छोटी ज़रूरतें पूरी होती हैं और कुछ जगहों से बड़ी ज़रूरतें पूरी होती हैं, उसी के मुताबिक वो मार्केट बनाई गई हैं। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर मैंने आपको मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे और फिर कैपिटल मार्केट के बारे में बताया था कि देखो, कैपिटल मार्केट, जिसको असल में हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, उसके अंदर दो किस्म की मार्केट होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये भी हो गया था। फिर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट भी बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको लास्ट में स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी। अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड। 5। ठीक है। तो अब हम आगे के टॉपिक देखते हैं और उनको पूरा करते हैं, और पूरा करने के बाद फिर अगला सबक शुरू करेंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास दो दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, स्टॉक मार्केट, जहां पर हम एग्जिस्टिंग यानी पुरानी सिक्योरिटीज खरीदते और बेचते हैं, ये स्टॉक मार्केट है। हाँ जी, ठीक है। मैंने आपको क्या बात बताई थी, देखो, इंडिया में स्टॉक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992। बकायदा ये पूरा कानून है जिसको हम सेबी एक्ट कहते हैं। ठीक है जी। क्या काम है जी इसके? भाई, ये एक बोर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितनी भी स्टॉक ट्रेडिंग होती है, शेयर्स का खरीदना बेचना, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, उन सब के लिए हमने एक बोर्ड बनाया है जिसका काम इस स्टॉक मार्केट को रेगुलेट, चलाने का है और इसको प्रोटेक्ट करने का है, कि इसको अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाना, धोखाधड़ी, फ्रॉड से बचाना, वो सब इसके अंदर दाखिल है। तो सेबी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फंक्शंस। सेबी के काम बताइए। फंक्शंस क्या काम करती है सेबी? तो हमने सेबी के फंक्शन को तीन हिस्सों में बांटा है, रेगुलेटिव, प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंट। तो यहां पर हम सेबी के फंक्शंस को तीन हिस्सों में बांट रहे हैं, कि सेबी जो है, यानी ये जो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, ये तीन किस्म के काम करता है। रेगुलेटिव में क्या है जी? रेगुलेटिव में इसको चलाने से मुतालिक काम है, चलाने से मुतालिक। जैसे याद रखना, आप स्टॉक मार्केट में डील करोगे तो बिना ब्रोकर के काम नहीं हो सकता, बीच में आपको बिचौली चाहिए, लाजमी है। अच्छा जी, बिचौली होता है? हाँ जी, बिचौली चाहिए, चाहिए, ब्रोकर के बिना काम नहीं होगा। ये स्टॉक की जो डीलिंग है, ये ब्रोकर्स के थ्रू ही कराई जाती है। तो कौन से ब्रोकर? तो सेबी की वेबसाइट पर वो अपने कुछ रजिस्टर्ड ब्रोकर की लिस्ट जारी करता है और कहता है, देखो जी, ये हमारे रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, आप इनमें से कोई भी ब्रोकर तय कर लो और इसके साथ काम कर लो।
तो वो रजिस्टर्ड ब्रोकर के लिस्ट कौन देता है? सेबी हमें देता है, बिजनेस कारोबार स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए। ठीक है जी। प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या करेगा? प्रोटेक्टिव फंक्शन में इसका काम होगा स्टॉक मार्केट को बचाना। किससे बचाना? अनफेयर प्रैक्टिसेस, जो लोग गलत चीजें करते हैं उनसे बचाना, ये इसका काम है। और क्या है जी? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, फ्रॉड यानी धोखाधड़ी जो होती है उनसे बचाना, ये भी इसी का काम है। तो ये काम करता है प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर। आप खुद भी लिख सकते हो भाई, प्रोटेक्टिव का मतलब ही होता है प्रोटेक्शन देना, और प्रोटेक्शन देने का मतलब है हमारी मार्केट को बचाओ। किससे? चूहों से। वो चूहे जो हमारा घर खा जाते हैं, ऐसी बहुत सारे चूहे ऐसे होते हैं जो मार्केट भी खाते हैं, फ्रॉड होते हैं, अनफेयर स्कीम्स लेकर आते हैं। कितने सारे स्टॉक्स के अंदर ऐसा होता है कि सेबी की गाइडलाइंस को लेकर कुछ होती नहीं है, कुछ नहीं होती, लेकिन आम जनता है, मासूम जनता है, वो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ महीने बाद पता चलता है गायब, कुछ नहीं हो सकता उसका। कोशिश करता है वो, लेकिन आप देखो तो इतनी सारी कंपनीज है, इतना बड़ी स्टॉक मार्केट है, उसको मैनेज करना कितना मुश्किल काम है, तो वो कोशिश करता है। तो हम कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी होशियारी का काम करें, ये चीज चेक कर लें कि उसको लेकर सेबी की गाइडलाइंस क्या है। क्या अगर ऐसा तो नहीं है कि कोई सेबी की गाइडलाइंस के अंदर वो चीज नहीं है और हम उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो फिर सेबी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो कोशिश करता है प्रोटेक्ट करने की। तो यहां पर उसका काम है आपको प्रोटेक्शन देना। तो प्रोटेक्शन के अंदर आप क्या याद रखोगे कि अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाना, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचाना, और यहां पर मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, वो क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, इससे बचाना। ये क्या है भाई? इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब मेरे भाई आपस में बैट बूट के पूरा सालन बन चुका है। हाँ, मान के चलो तुम में से ही कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठा हुआ है, इमेजिन करके देखो, बड़ी मीटिंग चल रही है और आप उसके एक सदस्य हो, और आपके सामने सारी बातचीत हो रही है, आगे की प्लानिंग हो रही है। आपको पता ही है भाई, ये करेंगे भाई, स्टॉक का शेयर इतना चला जाएगा, हम ये चीजें करेंगे, सब चीजें, ये अंदरूनी बातें हैं। तुम में से कोई बाहर निकला और बाहर निकल कर उसने चुपचाप मुझे कॉल किया और कॉल करके बोला, सर इस वाले शेयर को खरीद लो, तूफान बनने वाला है कुछ दिनों में ये। हाँ, मैंने कहा यार बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मंद। मैंने कहा एहसान एहसान की कोई बात नहीं है, जो भी आएगा आधा आपका आधा मेरा। हाँ, एहसान किस बात का। तो यहां पर ये क्या हो रहा है? एक अंदर की इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। कौन कर रहा है? ये मैनेजमेंट का पार्ट हो सकता है, ये डायरेक्टर हो सकता है, या ये कोई और कंपनी का खास हो सकता है, जो उस मीटिंग के अंदर जो चीज डिसाइड हुई है वो चुपचाप लीक होकर बाहर किसी आउटसाइडर को दी गई है, और वो आउटसाइडर अब मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगा और वहां से बेनिफिट उठाएगा, और वो बेनिफिट फिर उन दोनों के बीच बचेगा। इससे भी बचाने का काम है सेबी का, और पकड़ लेती है सेबी। सब चीजें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते ही हैं, आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा चुकी है, सब चीजें पकड़ ली जाती हैं अगर पकड़ना चाहे तो। अगला फंक्शन है, आखिरी फंक्शन, जिसका नाम है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट का मतलब आप समझते हैं बढ़ाना, विकास करना, ये सब चीजें होती हैं भाई। इसमें ये क्या काम करेगा? इसमें ये दरअसल इस मार्केट को प्रमोट करने का काम करेगा जी, प्रमोट करेगा। कैसे करेगा जी? इश्तिहार चलाएगा ना, हाँ, यूट्यूब पर ऐड डालेगा, टीवी पर ऐड आएंगे इसके, उसके अंदर लिखा होगा कब तक अपना पैसा गुल्लकों में रखेंगे, आइए स्टॉक मार्केट को एंजॉय कीजिए और अपने पैसे को बाहर निकालकर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। फिर जल्दी से नीचे बोलेगा मार्केट अपने रिस्क पर है, याद रखिएगा, डूब गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। हाँ, आखिर के अंदर ये लाइन बतानी जरूरी होती है, कभी कल को तुम उसको जिम्मेदार ठहरा दो कि अच्छा खासा मेरा बर्तन के अंदर रखा हुआ था, पैसा निकलवा दिया और डुबवा दिया। तो डेवलप करना, ठीक है जी। और एनकरेज करना, किस चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, एनकरेज करना लोगों को प्रोत्साहित करिए आप लोगों को
कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, मार्केट को एनालाइज करिए, उसमें पैसा लगाइए, ये सब चीजें आपको डेवलपमेंट के अंदर मिलेंगी। और इससे याद रखिएगा, एक देश का बड़ा अच्छा काम होगा, वो क्या होगा, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी मईशती तरक्की के चांसेस देश में बढ़ेंगे इसके जरिए से। हाँ, मईशती तरक्की होगी, पैसे से पैसा बनता रहेगा और पैसा बनेगा, फिर पैसा और पैसा बनाएगा, पैसे से पैसा बनता चला जाएगा, 500 का नोट 100 का नोट पैदा करेगा, 100 के नोट में से 20 का नोट निकलेगा, इस तरह से पैसा बढ़ेगा आपको। तो ये तरीका है, ये तरीका है। और देखो मैं बताऊं, अभी जिस तरह से स्टॉक्स के अंदर आप इंडिया के अंदर जागरूकता बढ़ रही है या लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उस हिसाब से बहुत तेजी से काम चल रहा है। और कुछ ही सालों के अंदर आप देखेंगे कि बहुत बहुत बड़ी पब्लिक इसके अंदर इन्वेस्ट भी करेगी और यहीं से वो पैसा अर्न करेगी, और ऑलरेडी कर रही है। लेकिन अभी आबादी और तेजी से बढ़ने की तरफ ही जा रही है। खुसूसन ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं आज जो बड़े होने की तरफ जा रहे हैं, इनको भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर जाने का, कि हम भी जाके मार्केट को एनालाइज करें और पैसा कमाएं। थोड़ा सुस्ती का काम है। सुस्ती का काम क्या है, बस अंदाजा, सारा खेल यहां से है। फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ भी नहीं है आपकी, हिलने की जरूरत भी नहीं है, अपनी सीट पर पड़े रहो, चाय वही मंगाते रहो, जो पीनी है वही खाते रहो, हिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरा गेम मेंटल एक्सरसाइज का है, दिमाग पूरा, हाँ, बढ़ेगा घटेगा, ये चांसेस है, ये न्यूज है, ये आने वाला है, ये जाने वाला है। मतलब इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं कि बजट अनाउंस होने से पहले भी मार्केट गिर गई थी, फिर बढ़ गई। अब ये होते फंडामेंटल, ये आम इंसान को थोड़ी पता है। कुछ अनाउंसमेंट, अरे हो रही होगी अनाउंसमेंट, छोड़ो, नहीं, एक अनाउंसमेंट से मार्केट के अंदर असरात पड़ते हैं। कंपनी के अंदर अगर कंपनी को लेकर, कोई कंपनी के शेयर आपने खरीद रखे थे, उस कंपनी के शेयर को लेकर मार्केट के अंदर कोई र्यूमर फैल गया कि ये कंपनी धोखेबाज है, ये है, पूरी मार्केट गिरा देती है। वो एक न्यूज से पूरी मार्केट पर बहुत असर पड़ जाता है, और लोग इसी असर के अंदर अपने असर पूरे कर लेते हैं। वो अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पर ये गिरेगी और अब उठेगी, जैसे ही गिरेगी वहीं शेयर खरीदे, और जैसे ही उठती वहीं बेचे, चलो जी आज का तो पिकनिक का इंतजाम हो गया, चलो घूमने, आज का पैसा निकाल लिया। तो इस तरह से लोग है, मार्केट के एनालिसिस ऐसे तगड़े ही होते हैं। तो सेबी के अंदर आपको ये चीज याद रखनी है कि सेबी के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेबी है क्या और सेबी क्या काम करता है। तो आप इन सारे फंक्शन को एकजुट कर भी अपनी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। ब्रोकर की लिस्ट रजिस्टर्ड करना, सब ब्रोकर की लिस्ट रजिस्टर्ड करना, मार्केट को प्रॉपरली चलाना, ये सेबी का काम है। मार्केट को फ्रॉड एक्टिविटीज से बचाना, धोखाधड़ी से बचाना, और ऐसी कंपनी से जो फ्रॉड करती है उनसे बचाना, इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाना, ये भी इसी का काम है। और कंट्री के अंदर लोगों को जागरूक करना स्टॉक मार्केट को लेकर, ये भी इसका काम है। और इसको लेकर एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन करना, ये भी इसी का काम है। ये सारे काम ये करती है। ठीक है जी, लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस चैप्टर के नाम है ट्रेडिंग प्रोसीजर। स्टेप याद रखना ट्रेडिंग प्रोसीजर में। मैं मार्केट में ना शेयर खरीदना चाहता हूं, सर बताओ क्या क्या तरीके हैं, मतलब ये आगे ट्रेडिंग प्रोसीजर का। हाँ, मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो बताओ स्टेप्स, बताओ क्या क्या तरीके होंगे, कैसे कैसे क्या करना है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, बताइए जी, सबसे पहले मैं क्या करूं। हाँ, सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं ट्रेडिंग में आना चाहता हूं सर। भाई सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, वो क्या है, ओपन अ डीमैट अकाउंट। ओपन अ डीमैट अकाउंट, सबसे पहला स्टेप ये है, भूलना नहीं। ये क्या है जी, डीमैट अकाउंट। जैसे मेरे भाई बैंक के अंदर ट्रेडिंग करते हो, बैंक के अंदर लेन देन करते हो, तो बैंक अपना खाता खुलवाता है। हाँ, ऐसे शेयर मार्केट में अगर डील करना चाहते हो तो वहां पर एक अकाउंट खुलेगा जिसका नाम डीमैट है। डी डी वाला डी, डीमैट अकाउंट ये खुलवाना पड़ेगा जी। के बिना, खुलवाने के बिना तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आपके शेयर जो स्टोर होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। जैसे आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर स्टोर होता है, ऐसे आपके इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इसी के अंदर होते हैं। तो यह हाथों हाथ में आपको बता देता हूं डीमैट अकाउंट होता क्या है।
अगर इसकी परिभाषा आपसे पेपर में पूछी गई कि इसकी तारीफ कीजिए, तो आप क्या तारीफ लिखेंगे? डीमैट अकाउंट। तो क्या लिखा मैंने? डीमैट अकाउंट एक ऐसा खाता होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हम होल्ड करते हैं, होल्ड सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्योंकि अब सारा इलेक्ट्रॉनिक चलता है। पहले पेपर की फॉर्म में आता था, तो आपके घर पे बकायदा कागजात की शक्ल में वो पड़े रहते थे शेयर्स। हाँ, बकायदा इतना चिट्ठा आता था कागज का कि बकायदा हमने लोगों को देखा है कि लोग उस कागज की रद्दी को बेच बेच के घर का दूध पानी चलाते थे, इतनी रद्दी आती थी। वो शेयर पेपर की फॉर्म में आते थे। तो आपने जैसे मान लो 50 रुपए का कोई शेयर खरीदा, तो 50 रुपए के शेयर आपने खरीदे 100, तो बकायदा घर पे गड्डी आ रही है 100 पेपरों की पूरी। हाँ, वो एक एक चीज पेपर की शक्ल में होती थी, उसके अंदर सब चीजें डिटेल लिखी होती थी कि आपने एक शेयर खरीदा है माशाल्लाह इतनी मेहनत से। अब वो सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो पेपर वर्क खत्म हो गया। ये बेनिफिट हुआ है ट्रेडिंग प्रोसीजर इलेक्ट्रॉनिक होने से, पेपर वर्क खत्म हो गया, पेड़ कम कटेंगे अब। ठीक है, रद्दी वालों का नुकसान हो गया थोड़ा सा बस, उनको सस्ती रद्दी मिल जाती थी पहले, अब नहीं मिल रही। हमारे तो एक डॉक्टर साहब है बकायदा, उन्होंने मुझे कुछ सिखाया ये कि शेयर में इसलिए थोड़ी खरीदता हूँ शेयर से पैसा कमाऊं, मैं तो रद्दी से पैसा कमाता हूँ। मतलब स्मार्ट लोग डॉक्टर हैं और रद्दी बेच रहे हैं। कुछ भी हो सकता है भारत में, बहुत करीबी है हमारे, वो सुन ना ले बस। और खुद उन्होंने मुझे समझाई इस चीज को, मैंने कहा माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं इस शेयर में। यार शेयर वेयर से कुछ नहीं कमाता मैं, उसके अंदर तो मेरा कुछ भी मार्जिन नहीं है, रद्दी से कमाता हूँ। और बकायदा उनकी दुकान के बाहर रिक्शा भर के रद्दी आती थी। वो छोटे छोटे शेयर खरीदते थे, बिल्कुल सस्ते भाव वाले, इतने खरीदते थे इतनी क्वांटिटी में कि माशाल्लाह पूरी दुकान के अंदर बकायदा जिस दवाइयों के अंदर वो पर्चा बना के बेचते थे वो शेयर के पर्चे थे, उन्हीं के अंदर वो लाल पीली गोलियां वो डाल के देते थे। मतलब इंटेलिजेंस की हद खत्म हुई है भारत के अंदर, और खूब रद्दी बेच रहा है माशाल्लाह, पैसा निकाल रहा है बहुत बढ़िया। और जो शेयर से आएगा वो तो आएगा। अब तो खैर पेपर वर्क खत्म, बड़ा नुकसान हुआ लेकिन उनका। तो डीमेट अकाउंट क्या है जी? इसको हम बोलते हैं एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे शेयर स्टोर होते हैं। तो वो जो आपके शेयर कंपनी से आएंगे वो इसमें जाएंगे, और निकलेंगे तो भी इसी से निकलेंगे। चलो जी, तो सबसे पहले अकाउंट खुलवाना है। हाँ जी, कौन खुलवाएगा ये अकाउंट हमारा? स्टेप नंबर 2, मैंने आपको भी बोला अगर आपको इस मार्केट में डील करनी है तो बिना ब्रोकर के काम नहीं होगा, तो आप अपना ब्रोकर चुन लीजिए। भाई कहां से चुनूं? ये सेबी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे रजिस्टर्ड ब्रोकर की लिस्ट है, वहां से अपना ब्रोकर चुनिए कि आप किसके जरिए से ये पूरा काम करेंगे। ये ब्रोकर चाचा ही आपका डीमैट अकाउंट खुलवाने में आपकी पूरी मदद करेगा। बाकी अगर आपको वैसे डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आप अपने बैंक ब्रांच में जाइए और उससे बोलिए हमें हमारा डीमैट अकाउंट खुलवाना है, वो आपको एक फॉर्म देगा, उसको भर दीजिए। ये आपका डीमैट अकाउंट आपके बैंक के अकाउंट से ही कनेक्ट होगा, ये बात मत भूलिएगा। जॉइंट होगा ये आपके बैंक के अकाउंट के साथ ही, अलग नहीं होगा। हाँ, तो सबसे पहला काम आपका है डीमैट अकाउंट। तो जल्दी से बैंक जाइए अपने ब्रांच के पास और डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। ठीक है जी, डीमैट अकाउंट का मतलब आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर का पहला काम हो गया। फिर स्टेप नंबर 2 पर आइए, अपना ब्रोकर चुनिए कौन है। अब तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस आज हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक खोल के दिखाई थी। इन एप्स पर जाइए, इनको डाउनलोड कीजिए, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन भरिए, यही आपके लिए ब्रोकर बन गया। इसके जरिए से आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, ब्रोकर चुन लिया है, अब क्या करें? ब्रोकर चुन लिया है, अब क्या करें? तो भाई बिल्कुल आसान है। जैसे आप ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ भी चीज परचेज करने निकलते हैं तो क्या करते हैं? वेबसाइट पे जाते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्क्रॉल करा, ये खरीदूं, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट करते रहते हैं, आपके ऑर्डर के अंदर आता रहता है। वो आपको यहां करना है, प्लेस एन ऑर्डर। अपना ऑर्डर प्लेस करिए।
देखिए स्क्रॉल करके देखिए पूरी ऐप के अंदर कौन सा शेयर कितने का चल रहा है। अरे रिलायंस का खरीदूं, अरे टाटा अच्छा लग रहा है, टाटा पावर लूं या टाटा कंस्ट्रक्शन लूं या टाटा स्टील लूं या टाटा कार्स लूं या टाटा इलेक्ट्रिक लूं या टाटा पेट्रोल लूं। लाखों भरे पड़े हुए हैं, मतलब महीना भर तो आपको इसी देखने में लग जाएगा अगर आप सही से एनालाइज करेंगे तो हजारों चीजें और कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनका नाम आपको और हमें पता भी नहीं है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो आप जाकर अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, हाँ जी मेरा इंटरेस्ट है, तो आप कहेंगे हाँ जी मैं जो है भाई ये टाटा जो है ना टाटा, हाँ टाटा स्टील, मैं इसके शेयर खरीदना चाहता हूं। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रोकर भाई साहब के पास जाएगी। हाँ आपकी रिक्वेस्ट आपके ब्रोकर के पास जाएगी कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूं टाटा स्टील के 100 शेयर खरीदने में। ठीक है, तो ये आपकी नोटिफिकेशन ब्रोकर के पास जाएगी। ब्रोकर आपसे कहेगा कुछ वक्त के लिए इंतजार कीजिए, मैं चेक कर लूं कि शेयर्स अवेलेबल हैं या नहीं है और ये कितने रेट पर अवेलेबल है। ये सारे काम ब्रोकर आपको करके देगा और फिर वो आपको उसका रेट बताएगा कि हाँ जी 100 शेयर अवेलेबल है और एक शेयर आपको गालिबन 590 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है जी, आप कहेंगे ठीक है भाई टेंशन किस बात की, पैसा बहुत मेरे पास, लिहाजा आप आगे बढ़ो, एग्जीक्यूट कर दीजिए इस ऑर्डर को। हाँ वो कहेगा ठीक है जी कंफर्म, हाँ जी कंफर्म है, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, मुझे 100 शेयर खरीदने हैं, एग्जीक्यूट कर दीजिए इसको, इसको आगे की तरफ ले जाइए। और ले जाने का मतलब साफ है कि मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है और मैं ये 100 शेयर खरीद रहा हूं इतने प्राइस के ऊपर। एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट स्टेप आपका आएगा सेटलमेंट। सेटलमेंट जैसे कि होता ही है, सेटलमेंट का मतलब आपके खाते में से पैसे कट जाएंगे। हाँ ये शेयर वो हिस्सेदारी की बात हो रही है कि अगर आप वो कंपनी की हिस्सेदारी लेना चाहते हैं तो वो मैं उसका प्रोसीजर बता रहा हूं कि वो हिस्सेदारी ऐसे नहीं मिलती कि आपने फोन करके बोला कि मुझे हिस्सेदारी दे दो। वो कह रहा है हिस्सेदारी का एक पूरा तरीका अमल है, वो हिस्सेदारी आप कैसे लोगे उसी को हम ट्रेडिंग प्रोसीजर कह रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनियां अपनी हिस्सेदारी आपको देने के लिए तैयार हैं आज, लेकिन वो कह रही है तरीका है जी, तरीका क्या है, इस तरीके से चलो, पहले अपना एक खाता खुलवाओ, अपना एक ब्रोकर यानी अपना बिचौली चुनो, बिचौली चुनने के बाद उसको एनालाइज करो कि आप किसका शेयर खरीदना चाहते हो, फिर वहां पर ऑर्डर प्लेस करो, ऑर्डर प्लेस होने के बाद वो आगे एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद आपके खाते में से पैसे कटेंगे और आपके अकाउंट में शेयर आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अब हम ट्रेडिशनल वे से हट गए हैं। पहले ट्रेडिशनल वे क्या चलता था, पूरा पेपर वर्क होता था, आप खरीदने जाते थे, बकायदा एरियाज बने होते थे, आप वहां पर खरीदने जाते थे, वहां पर आपको वो गड्डी की शक्ल में पेपर मिलता था, आप पैसे देते थे, ये सारी चीजें पहले होती थी। लेकिन अब सारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं, तो आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपके मोबाइल पे अवेलेबल है। आप कोई सी अच्छी सी ऐप डाउनलोड करिए जो ऑथेंटिक हो और उसके अंदर जाके आप अपने शेयर खरीद सकती हैं। तो प्रोसीजर अब पहले से बिल्कुल बदल गया है। तो वो जो हिस्सेदारी खरीदने की बात हो रही है, वो हिस्सेदारी खरीदना भी एक तरीका अमल बन गया है आज के टाइम में, जिसके अंदर लोग हिस्सेदारियां खरीदते हैं, पैसा बढ़ने पर वो बेच देते हैं, बेचने से उनको मुनाफा मिलता है, कभी नुकसान भी होता है, वो सब चीजें इसके अंदर दाखिल हैं। ठीक है जी, तो आखिर में सेटलमेंट होगी। सेटलमेंट का मतलब क्या है, आपके खाते से पैसा गया अगर आपने खरीदा है, याद रखिएगा, और अगर आपने शेयर बेचा है, शेयर बेचा है तो शेयर चले जाएंगे और पैसा आपके खाते में आ जाएगा। सीधा सीधा हिसाब है, खरीदोगे तो पैसे जाएंगे, शेयर आएगा, और बेचोगे तो शेयर जाएगा, पैसे आएंगे। इसको कहते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट का दिन याद रखना T+2 डे, ट्रांजैक्शन के 2 दिन के अंदर ये सेटलमेंट हो जाती है। T+2 डे, याद रखना ये बात, ट्रांजैक्शन जिस दिन आपने लेन देन करी है उससे 2 दिन के अंदर अंदर ये लेन देन मुकम्मल हो जाएगी। मुकम्मल होने का मतलब बहुत प्यार से समझ लीजिए यहां पर मसला, हाँ मसला मुझे जानना नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। एक ट्रेडिंग का टाइप होता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है सुबह 9 बजे मार्केट खुली, शेयर खरीदा, 3 बजे से पहले पहले 2:30 बजे माशाल्लाह बहुत अच्छी मार्केट बढ़ी थी, मैंने बेच दिया और बाहर निकाल के आ गया। इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब सेम डे में खरीदो और सेम डे में बेच दो। जितना मैंने मालूम करा है स्कॉलर से, हमारे लिए जायज नहीं है। मसला कहां पर आया, जायज क्यों नहीं है भाई, क्या मैंने कोई हलाल कंपनी के नहीं खरीदे, हलाल के खरीदे हैं,
लेकिन शरीयत कहती है कि आप उस चीज को बेचने के तब तक हकदार नहीं है जब तक आपको उसके ऊपर जमानत या पूरा हक ना मिल जाए, आपको होल्डिंग ना मिल जाए। तो होल्डिंग मिलने का टाइम ये रहा, आपने सुबह खरीद के शाम में बेच दिया, अभी आपको होल्डिंग मिली नहीं थी। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे आपने एक घोड़ा खरीदा नहीं है, खड़ा हुआ है और आगे वाले से बात कर ली इतने में तुझे बेच दूंगा, बिना चीज खरीदे आगे उसकी ट्रेडिंग कर डाली। इसलिए याद रखना ट्रेडिंग का एक तरीका है जिसको इंट्राडे कहते हैं। स्कॉलर मना करते हैं, मुनासिब नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आपको जब आपने सुबह शेयर खरीदा अभी आपको उसका पूरा मालिकाना अधिकार मिला नहीं है। वो मिलने दो, मिलने के बाद आप बेचो, कोई मसला नहीं है, हजारों के प्रॉफिट पे बेचो, लेकिन वो मिलने का जो टाइम है वो 2 दिन के अंदर अंदर है, जब तक वो आपको मुकम्मल तौर पे मिलेगा। मिलने के बाद आप हकदार हो उसको बेचने के जितने चाहे, तो वहां पर आपको मालिकाना हक नहीं मिलता, इसलिए इंट्राडे को हम लोग मना करते हैं। तो यहां पर ये 4 स्टेप हो गए, इस 5 स्टेप हो गए। सेटलमेंट से पहले या एग्जीक्यूट में आपको 2-3 अल्फाज बता रहा हूं, याद रखिएगा। सर हमने यहां पर शेयर खरीदे, हाँ हमारे ब्रोकर ने बताया ठीक है जी शेयर अवेलेबल है, इतने रुपए से अवेलेबल है, खरीदोगे? हमने कहा हाँ जी खरीद लो। एग्जीक्यूट करते हुए याद रखिएगा छोटी छोटी सी बातें हैं। आपको कैसे पता चलेगा आपने शेयर खरीद लिए? धोखाधड़ी तो नहीं हो रही? तो यहां पर एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट नोट, आपका ब्रोकर आपको ये देगा कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये आपके लिए एक प्रूफ है। क्या है आपके लिए? एक प्रूफ। इस प्रूफ के अंदर क्या होगा? इस प्रूफ के अंदर शेयर की सारी डिटेल्स लिखी होंगी जी, सारी डिटेल, कौन सी तारीख पे खरीदा, कितने बजे खरीदा, कितने रुपए पर खरीदा, कितने खरीदे, कौन सी कंपनी के खरीदे, सब चीजें इसमें लिखी होंगी। ये आपके लिए प्रूफ होगा, आपके पास सबूत है आपने शेयर खरीदे हैं, आपने सिक्योरिटी खरीदी है, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। और यहां पर आपको एक कोड भी जनरेट किया जाएगा, ठीक है जी, एक कोड नंबर होता है, वो कोड नंबर भी आपको याद रखना है। वो एक बेसिकली आपके जैसे ट्रांजैक्शन आईडी होती है उसको हम कहते हैं, तो वो कोड नंबर भी आपके साथ शेयर किया जाएगा कि आपकी ये ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है जी। तो ये सब एग्जीक्यूट के अंदर होता है, जहां पर आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ मेरा ट्रांजैक्शन प्लेस हो गई है और मैंने ये चीज खरीद ली है। उसके बाद सेटलमेंट होती है और सेटलमेंट के अंदर 2 दिन के अंदर अंदर वो चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है जी। छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात बतानी है और यहां पर हम इस चैप्टर को सबक को पूरा करेंगे। यहां पर एक छोटी सी टर्म है डिपॉजिटरीज। ये कौन है? देखो कंपनी जो होती है, मैंने आपको अभी बताया था कि कंपनीज जो होती हैं, जो नई कंपनी मार्केट में आती है या नए शेयर लेकर आती है, तो वो जिस मार्केट के अंदर अपने शेयर लॉन्च करती है उसका नाम था प्राइमरी मार्केट, पहली पहली बार जो आया बिल्कुल। उसके बाद मैंने खरीदे, मैंने बेचे, किसी और ने खरीदे, किसी और ने बेचे, किसी और ने खरीदे, अब वो पुराने हो गए शेयर, वो सेकेंडरी मार्केट में चले गए और हम इस टाइम सेकेंडरी मार्केट की ही बात कर रहे हैं। तो डिपॉजिटरी है कौन? ये कोई संस्था है, ये कोई इदारा है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या ये कोई इदारा भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट। अच्छा जी, क्या करता है सर ये वो इदारा है जो अपने पास होल्ड सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये है वो इदारा जिसके पास भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक शक्ल के अंदर सिक्योरिटीज होती हैं। ये है वो इदारा जिससे आप और मैं खरीद रहे हैं ना, वो ये है डिपॉजिटरी। कंपनीज इसको दे देती हैं, हाँ रख, इसके पास सारी चीजें होती हैं, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग शेयर्स इसके पास होते हैं, उसका नाम डिपॉजिटरी है। तो ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में अपने पास सिक्योरिटीज होल्ड करना, बल्क में, बल्क समझ रहे हैं आप, बड़ी तादाद में, बड़ी तादाद में, इसको कहते हैं डिपॉजिटरी। अच्छा, तो जो हम लेन देन करते हैं वो इसके साथ करते हैं, डिपॉजिटरी के साथ। हाँ, तो जो आपने ये डाला ना कि मुझे इतने शेयर खरीदने, तो वो हमारी जो मैसेज गई है ब्रोकर के जरिए, वो ब्रोकर के जरिए जो हमारा मैसेज गया है वो डिपॉजिटरी के पास गया है।
हाँ, फिर ये चेक करेगा कि हाँ मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है जी। भारत में दो डिपॉजिटरी हैं। अब भारत की बात आ गई, इंडिया की बात आ गई, तो इंडिया में दो नाम से जाना जाता है। डिपॉजिटरी इंडिया में दो नाम से जाने जाते हैं। एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल, अच्छे से याद रखना, ये दो बड़े भारत में डिपॉजिटरीज हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, ये दो नाम से जाने जाते हैं इंडिया में। तो इंडिया में ये दो बड़े डिपॉजिटरीज हैं जिनके पास भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में शेयर्स रहते हैं, एक नेशनल और एक सेंट्रल। दोनों के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे शेयर्स इनके पास होते हैं। ठीक है जी। यही तो है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो इनके पास, अब सीधी सी बात याद रखना, आप क्या चीज है जी, आप कौन हो, आप इन्वेस्टर हो। हाँ जी मैं इन्वेस्टर हूं। शेयर खरीदना चाहते हो, हाँ जी खरीदना चाहता हूं। बीच में किसी को शामिल करा, जिसमें जिसको शामिल कर रहे हो, जिसको आपने अभी क्या नाम दिया था, ब्रोकर, इसको कहते हैं डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो ब्रोकर आपने चुना उसका नाम डीपी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो इन्वेस्टर इसको चुनेगा, आगे ये शेयर खंगालेगा, चेक करेगा किसके पास, डिपॉजिटरी के पास। इस तरह से ये तरतीब चलती है। तो यहां पर आप मौजूद हैं, आप पहले अपना एक ब्रोकर चुन लीजिए। हाँ जी मैंने चुन लिया, आपकी और ब्रोकर की आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आप जो भी चीज करोगे वो डिपॉजिटरी आगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आगे चेक करेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है ना, ये तरीका। और ये दो तरीके की डिपॉजिटरी है। आप जब अपना फॉर्म भी भरोगे तो आप उसके अंदर देखना एनएसडीएल और सीडीएसएल का आपका बकायदा डिक्लेरेशन लिया जाएगा। ठीक है जी, वहां पर आपको दोनों नाम मिल जाएंगे। छोटी छोटी बातें हो गई, हाँ जी हो गई। तो एनएसडीएल के अंदर आता है एनएसई, जिसका नाम मैंने आपको बताया था। भारत में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सीडीएसएल के अंदर आता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसडीएल के अंदर आता है। हाँ, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये वाले डिपॉजिटरी के शेयर्स होते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये वाली सिक्योरिटीज होती हैं सीडीएसएल की। तो अगर आपसे पूछे इंडिया में कोई दो बड़े एक्सचेंजेस के नाम, तो आप बता सकते हो एनएसई और बीएसई। ये दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में हैं, ज्योग्राफिकली है, लोकेशन वाइज है, मौजूद है कि आप यहां पर जाकर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बाकी तो अब ऑनलाइन ही हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद दो छोटे से अल्फाज हैं, वो आप कभी सर्च करोगे या कभी देखोगे न्यूज में तो आपको मिलेगा। दो नाम है, एक का नाम है निफ्टी और एक का नाम है सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स, भाई ये क्या है, इनको इंडिकेटर्स कहते हैं। वर्ड है इंडेक्स, इंडेक्स। अरे ये क्या चीज आ गई है यार, चीजों के अंदर चीजें जा रही हैं। भाई बहुत डिटेल की चीज है, वैसे तो हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। ये क्या चीज है, मार्केट उछाल रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है। ये दो बड़े इंडिकेटर आपको बताएंगे, उनका नाम है निफ्टी और सेंसेक्स। कभी भी सर्च कर लेना, मिल जाएगा। मार्केट, पूरी ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं। हाँ, एनएसडीएल की मार्केट उछल रही है, मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है, आपको एक एक शेयर चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको चेक करो। तो आप कभी भी न्यूज चैनल में देखोगे तो कहेंगे निफ्टी ने मारा उछाल, 10,000 से 20,000 पॉइंट तक पहुंची निफ्टी, ऐसे इस तरह से हेडलाइन आती है। तो वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है एनएसडीएल के अंदर जितनी सिक्योरिटीज है वो सब उछल रही हैं,
बढ़ रही है उनके शेयर की वैल्यू, निफ्टी के इंडेक्स से पता चला। तो निफ्टी एक इंडेक्स है जो हमें शेयर्स की वैल्यूज में जो एवरेज उतार चढ़ाव होता है वो बताता है। अच्छा जी, और अगर उसने कहा सेंसेक्स में बाहरी गिरावट देखने को मिली, तो आप समझ जाइए सेंसेक्स का मतलब है सीडीएसएल में जितने भी शेयर है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी शेयर है, उनकी वैल्यू में गिरावट आ रही है। तो सेंसेक्स इसके लिए, निफ्टी उसके लिए, दोनों से अंदाजा हो जाएगा। ये तो बाकी आपकी डिटेल है, डिटेल का मतलब समझ रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है समझने के लिए, इतना हमारे पढ़ने के लिए काफी है। ज्यादा डिटेल में हम जा नहीं पाएंगे, वरना फिर पूरी शेयर मार्केट खोलनी पड़ जाती है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो अभी पढ़ने के लिए दो दो चीजें हैं। डिपॉजिटरी होता कौन है, इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, इसके अंदर कौन आता है, इसके अंदर कौन आता है, और सेंसेक्स और निफ्टी कोई शेयर के नाम नहीं है, ये दो इंडेक्स हैं। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब जिसका काम होता है उतार चढ़ाव बताना, है ना, जैसे थर्मामीटर लगाते हैं ना बॉडी का टेम्परेचर उतार चढ़ाव बताने के लिए, एक तरीके से दो थर्मामीटर है मार्केट के, जो आपको बताते हैं कि मार्केट कितनी गर्म और कितनी ठंडी चल रही है। ठीक है, यहां पर आकर ये सबक आपका पूरा हो जाता है। न्यू चैप्टर की तरफ चलेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस। क्या क्या बात हो गई, ये तो रहा। हाँ, उर्दू वाली बुक खोल दीजिए, बल्कि उर्दू वाली बुक में चैप्टर नंबर 12 ही खोल दीजिए। मैं एक बार इनको उर्दू में दिखा दो सब चीज़ें, ये जो सबक हमने पढ़ा है वो सारा इंग्लिश में ही हुआ है ना। डेट शीट आ गई है भाई आप सबकी, ठीक है, चेक करी नहीं करी आप लोगों ने, पता नहीं। डेट शीट आ गई आपकी इम्तिहान की। बिजनेस का पेपर आपका सबसे लास्ट पेपर है, ये कर रहा ना, हिंदुस्तानी मालियाती बाजार 241। चलिए, मैं आपको अब ये सबक जो हमने अभी पढ़ लिया वो आपको मैं थोड़ा उर्दू में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि पहले भी ये हुआ था कि सारा हम तो जाओ, हाँ, चालू। तो ये उर्दू में हमने वो सबक खोला है जो अभी हमने सबक पूरा करा है ना, फाइनेंशियल मार्केट, उसमें आप थोड़ा सा उर्दू में भी देख लीजिए। नहीं नहीं, छोटा सा तो एक ही दिन में जाना चाहिए था हमारा। ये जो है यहाँ से आप देख लीजिएगा, आपने क्या सीखा इसके अंदर पूरी समरी आ जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो
मैं कह रहा था आपका जो वो है डेट शीट आई है उसके अंदर आपका सबसे लास्ट पेपर बिजनेस का है, गालिबन 21 नवंबर को पेपर है आपका। बाकी आप डेट शीट अभी स्क्रीन पे देख। 21 नवंबर को है, आपके स्क्रीन पे देख लीजिए, आप अपने अपने पेपर नोट कर लीजिए। सबसे पहला 23 अक्टूबर को आपका उर्दू का इम्तिहान है, और 24 अक्टूबर को साइकोलॉजी है, 29 अक्टूबर को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, 4 नवंबर को आपका हिस्ट्री का पेपर है जिस बच्चों के पास भी हिस्ट्री है, 6 नवंबर को आपका लॉ का पेपर है, और 6 के बाद डायरेक्ट 21 नवंबर को आपका बिजनेस का पेपर है। यहाँ पर गैप आपको अच्छा मिल रहा है बिजनेस के अंदर, लॉ के अंदर भी आपको अच्छा गैप मिल गया, शुरुआती पेपर के अंदर थोड़ा सा गैप कम है, तो आपको उसी के हिसाब से तालमेल बिठाना पड़ेगा कि हमें शुरुआती तैयारी कैसे लेके चलनी है। क्यों ऐसा पियोगे आप? चलो, रहने दो फिर। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर, आप सबक देख लीजिए, वैसे पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो मालियाती बाजार क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर आपको याद होगा मालियाती बाजार को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसके अंदर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सरमाया बाजार और मनी मार्केट, इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे रखी है। यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो ये कौन सा बाजार होता है। ठीक है जी। और फिर आपकी दूसरी जो मार्केट थी कैपिटल मार्केट, उसके दो हिस्से थे। प्राइमरी मार्केट देखिए लिखा हुआ, एक प्राइमरी और दूसरे का नाम था सानुई मार्केट, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। ठीक है जी। फिर नीचे आ गया सानुई मार्केट, जिसको हम स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आ गया, स्टॉक एक्सचेंज सानुई बाजार है जिसके बारे में ये पूरी तफसील लिखी हुई है। फिर स्टॉक एक्सचेंज दीगर कामों में अहम काम करता है, ये सारे उसके काम आ गए जिसको हम फंक्शंस कहते हैं। ठीक है जी। इस वक्त हिंदुस्तान में छोटा सा डेटा है, 23 स्टॉक एक्सचेंज है, जिनमें से चंद अहम स्टॉक एक्सचेंज जिनके नाम हमने आपको बताए थे वो क्या थी, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी, ये दो बड़े नाम हैं, और भी स्टॉक एक्सचेंज आपके पास मौजूद है। ठीक है जी। उसके बाद आ गए नीचे, देखिए आ गया सेबी का टॉपिक आ गया कि हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज की निगरानी का काम, उसके बचाव का, उसको चलाने के लिए जो बनाया गया है उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके सारे काम होते हैं। ठीक है जी। और ये आपका आ गया NSDL, और यहाँ पे ये CDSL। ठीक है जी। ये पूरा टॉपिक हमने इस सबक के अंदर पढ़ा है, अच्छा खासा, मतलब कहूँ तो मैं एक बड़ा तफसीलानी सबक है ये जो आपको पढ़ने के लिए मिला है, और ये पूरा सबक आपके लिए बिल्कुल नया है। इससे पहले आपने इस सबक के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो थोड़ा सा इस सबक पर तवज्जो देनी पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है इस सबक से मुतालिक तो बताएं। क्योंकि ये सबक थोड़ा सा आपको जी जान लगाना पड़ेगा इस सबक के अंदर, ये थोड़ा सा चैप्टर है, बाकी सबक फिर भी बनिस्बत इसके आसान थे और है इस सबक के अंदर। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लिख लीजिए जो आपके लिए आपको तैयार करने हैं, अगर आपको लगे कि सबक समझने में दिक्कत हो रही है, दुश्वारी हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप कम से कम ये वाले टॉपिक कर लीजिएगा। उसमें पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में फर्क बताइए।
मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में फर्क बताइए। बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सप्लेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, ये सब। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप तैयार करेंगे वो क्या है, डिफरेंस किस किस में, प्राइमरी मार्केट में एंड सेकेंडरी मार्केट में। चौथा क्वेश्चन जो आप तैयार करोगे वो क्या है, स्टॉक मार्केट का मायने और उसके फंक्शंस, क्या काम करती है स्टॉक मार्केट। पांचवा क्वेश्चन जो आप तैयार करेंगे वो क्या है, सेबी के फंक्शंस। छठा क्वेश्चन जो आप तैयार करेंगे वो क्या है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, इन दोनों के बारे में। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे बड़े क्वेश्चन हैं जो हम कवर कर रहे हैं, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा छोटी छोटी सी चीज़ें वो आपको ध्यान रखनी है, जैसे अभी मैंने ट्रेडिंग प्रोसीजर बताया तो उसके स्टेप्स याद रखने हैं आपको। स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर। ठीक है जी, तो ये सबक में ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह इससे कवर हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर अगला सबक शुरू करेंगे हम लोग।